हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, जैसे आप सबको पता होगा कि हम आपके साथ एक यूट्यूब लाइव सीरीज कंटिन्यू किए हैं। तो आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। सब जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। ओके, आई विल वेट फॉर 15 सेकेंड्स, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए और जितना हो सके इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर 2022 एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस। ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, हेलो हर्षद, गुड आफ्टरनून हर्षद, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। हेलो प्रतिभा, गुड आफ्टरनून। सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, जितने हो सके सबको ले आइए, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर ऑल। ओके, सब आ जाइए जल्दी से जल्दी। आई विल वेट फॉर मोर 10 सेकेंड, देन आई विल स्टार्ट इट। ओके, जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, बिकॉज वहां से आपको, यहाँ पे हम आपको बहुत रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ हम आपको और भी इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स सब प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाइए। हेलो प्रतीक्षा जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन क्या है वो आज हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन क्या है, क्या होता है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन? ये एक मैनेजरियल एक्सरसाइज होता है। फर्स्ट हमको यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले हम उसका इंटेंट डिसाइड करते हैं। ओके, इंटेंट, लेट मी यूज द ब्लैक वन। फर्स्ट वी डिसाइड अबाउट द इंटेंट, व्हाट इज आवर विजन, मिशंस, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है, उसको हम पहले डिसाइड करते हैं इंटेंट में। ओके, इंटेंट के बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हम फॉर्मुलेट करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे यहाँ पे हम। ओके, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या जाता है, हम फॉर्मुलेशन के बाद इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट। ओके, फिर हम क्या करते हैं, जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसके ऊपर एक्शंस लेंगे। फिर क्या करेंगे, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के बाद स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। ओके, क्या करेंगे? इवैल्यूएट, चेक करेंगे कि जो भी हम स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाए हैं, जो भी स्ट्रैटेजी हमारा गोल्स था, ऑब्जेक्टिव था, वो करेक्ट वे में जा रहा है कि नहीं। तो वो यहाँ पे हम इवैल्यूएट करेंगे। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे, फिर यहाँ से हम फीडबैक लेंगे। ओके, क्या लेंगे? फीडबैक। इसको हम कंट्रोल भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कंट्रोल, अगर कोई भी गलत हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी हुआ है, देन वी कैन ऑल्सो कंट्रोल इट। ओके ओके, अभी कौन कौन जुड़ चुके हैं? सत्यजीत जुड़ चुके हैं, प्रतीक जुड़ चुके हैं। हेलो प्रतीक, गुड आफ्टरनून। प्रतीक पूछ रहे हैं आज क्या पढ़ाने वाले हो? आज हम प्रतीक स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या होता है? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन कंसर्न द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग ए फ्रेशली चूजन स्ट्रेटेजी इनटू प्लेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, जो भी हमने स्ट्रेटेजी डिसाइड किया है, फॉर्मुलेट किया है, उसको हम एक्शंस में लाएंगे। मतलब जो भी हमने, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपका गोल है दैट यू हैव टू क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, यूजीसी नेट आपको क्लियर करना है। तो वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका इंटेंट। ओके, वो आप इंटेंट डिसाइड कर दिया कि मेरे को जेआरएफ क्लियर करना है। फिर उसको आप फॉर्मुलेट करोगे, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करोगे। मतलब यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम देना है। मतलब मेरे को 6 महीना के अंदर, 6 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट करना है, फिर एमसीक्यूज लगाना है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे? स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे। जो भी आपने स्ट्रैटेजी बना लिया है उसको आप एक्शन में लाओगे। मतलब
मतलब उसमें आप काम करोगे, ओके। फिर देन यू विल इवेल्युएट, कि इवेल्युएट करोगे कि मैंने जो प्लान बनाया था, जो मैंने 6 मंथ का प्लान बनाया था फॉर क्लियरिंग द यूजीसी नेट एग्जाम, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, इवेल्युएट करोगे, ओके। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो फैक्टर्स भी आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आएंगे, तो उनको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे को इंपैक्ट डाल रहा है, ओके। आई होप स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है आपको समझ आ गया होगा, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन क्या है। यह है एक एक्शन ओरिएंटेशन। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन में हम काम करते हैं, जो भी हमने रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, हमारा जो भी प्लानिंग किया था, वो प्लानिंग को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट ऑफ आवर प्लान। यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो भी हमने प्लानिंग बनाया था उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कॉम्प्रहेंसिव स्कोप, यहाँ पे क्या है, मैंने जैसे आपको प्रोसेस बताया, ये टोटल कॉम्प्रहेंसिव ओवरऑल स्कोप है। तो स्कोप मतलब एक बाउंड्री, इसके अंदर सब आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लानिंग भी करते हैं, एग्जीक्यूशन भी करते हैं, उसको इवेल्युएट भी करते हैं, देन ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कंट्रोल इट। तो ये क्या आ जाता है, हमारा एक कॉम्प्रहेंसिव स्कोप आ जाता है, ओके। डिमांडिंग वेरिड स्किल्स, तो यहाँ पे क्या होता है, वेरियस स्किल्स डिमांड करता है। मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक ही स्किल है और उसके ऊपर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, नहीं, आप एक स्किल के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूंगा यहाँ पे, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक फिनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो वेरियस डिपार्टमेंट क्या होते हैं, काम करते हैं एक ही साथ, तो उनका स्किल्स मैटर करता है, उनका स्किल्स डिफरेंट रहता है। तो वो मार्केटिंग का स्किल्स को लेंगे, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स को लेंगे, तो सबको स्किल्स को लेके एक ही साथ एग्जीक्यूट करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट स्किल्स हमको नीडेड होता है, डिफरेंट स्किल्स नीडेड, ओके। वाइड रेंजिंग इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे क्या होता है, जो भी इन्वॉल्व होता है ना, वाइड रेंज ऑफ इन्वॉल्व होता है, ओके। और ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब इंटर रिलेटेड, जो भी प्रोसेस होगा, जैसे मैंने आपको पहला स्लाइड में बताया था, यहाँ पे पहले आप क्या करते हो, इंटेंट बनाते हो, फिर देन यू गो टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवैल्यूएट। मतलब ये क्या है, ये इंटर रिलेटेड है। मतलब अगर आपका इंटेंट ही क्लियर नहीं होगा, इंटेंट ही अच्छा नहीं होगा, देन यू विल नॉट गोइंग टू मेक योर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट, आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट नहीं कर पाओगे, ओके। देन अगर आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं होगा तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ओके। अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे तो फिर देन उसको इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। सो दिस ऑल स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा कि ये प्रोसेस कैसे हमारा इंटीग्रेटेड होता है। ऑल द प्रोसेस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ऑल आर इंटर रिलेटेड, ओके। सो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब क्या क्या बैरियर्स आते हैं स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में, जो हम इंप्लीमेंट करेंगे, जो एक्शंस में लाएंगे, जो भी स्ट्रेटेजी हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स हमको यहाँ पर फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे बैरियर्स क्या आ जाता है, एन इनएबिलिटी टू मैनेज चेंज। मतलब मैनेज टू चेंज मतलब आपको हमेशा इवॉल्व करना होना पड़ता है चेंज के साथ। मतलब कहीं पे कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जैसे हमारा लाइफ इज अनसर्टेन है, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ भी अनसर्टेन है, कभी भी उसको कुछ भी हो सकता है। तो उसी के लिए उसको हमेशा चेंज के लिए एबल होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर देता हूं आपको मैक्रो फैक्टर में पॉलिटिकल फैक्टर, ओके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। फॉर इंस्टेंट एग्जांपल आई एम सेइंग, तो अगर एक गवर्नमेंट है, चेंज हो जाता है गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट भी इंपैक्ट डालता है किसमें, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में, ओके। तो मैनेज टू चेंज, तो फॉर एग्जांपल और एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको टेक्नोलॉजी के साथ। तो टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होते रहता है। देखिए पहले हमारा क्या था, कोल बेस्ड, ओके, कोल बेस्ड व्हीकल हम यूज करते थे, पेट्रोल बेस्ड व्हीकल यूज करते थे हम। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, और अभी देखिए कुछ दिन के बाद इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स आ जाएगा। तो ई व्हीकल्स जो आ जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ई व्हीकल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्या हो रहा है, जो भी चेंजिंग इन द एनवायरमेंट हो रहा है, चेंज एनवायरमेंट हो रहा है, उसके साथ वो इवॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर वो चेंज के साथ खुद को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ओके। आई होप इनएबिलिटी टू मैनेज चेंज कैसे बैरियर्स डालता है। पुअर और वैग स्ट्रेटेजी, जो भी आपने स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन किया है, फॉर्मुलेट किया है, वो पुअर है, वैग है। मतलब पुअर और वैग मतलब जैसे मान लीजिए जो भी फॉर्मुलेट कर रहे हो आप, वो ठीक से नहीं है, मतलब ब्लूप्रिंट आपने ठीक से बनाया नहीं है, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपने कुछ मतलब जो भी प्लानिंग बना रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो वो क्या हो जा रहा है, पुअर और वैग स्ट्रेटेजी हो जा रहा है। तो आपका स्ट्रेटेजी अच्छा होना चाहिए हमेशा।
नॉट हैविंग गाइडलाइंस और मॉडल टू गाइड इम्प्लीमेंट एफर्ट्स। तो जो भी आप बना रहे हो ना, पहले भी जो भी लॉन्ग टर्म गोल आप डिसाइड कर रहे हो, उसके लिए आप एक ब्लूप्रिंट डिसाइड करो कि दिस आर द ब्लूप्रिंट्स आई हैव टू फॉलो एंड आई हैव टू एग्जीक्यूट द प्लान। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू फॉलो ए प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर प्रोसेस के साथ आपको फॉलो करना पड़ता है। तो बैरियर कब आएगा? जब अगर आपका गाइडलाइंस, जब आपका प्रोसेस आप प्रॉपरली वे में शेड्यूल नहीं किए होगे, तब आपको बैरियर्स फेस कर सकते हो। ओके, पुअर और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हो दैट इज नॉट अप टू द मार्क, पुअर है, इनएडिक्वेट है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल यहां से बता रहा हूं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हम ले लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, मैं ये एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। तो सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? दे आर द डायरेक्ट फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दे विल गो एंड मीट विद द कस्टमर्स एंड दे विल सर्वे द कस्टमर्स। वो जाते हैं कस्टमर्स के साथ, जाते हैं, पूछते हैं कि उनको क्या प्रोडक्ट डिमांड है, क्या सर्विस डिमांड है। तो वो आके फीडबैक किसको देंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताएंगे कि ये अमाउंट का प्रोडक्ट कस्टमर्स को नीड चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस बनाएगा। ओके, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जो भी सेल्स डिपार्टमेंट से जो भी आइडियाज इंफॉर्मेशन आया होगा, उसी हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम शुरू करेगा। अगर यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल कस्टमर्स को यहाँ पे चाहिए, कस्टमर्स का चाहिए यहाँ पे 10 प्रोडक्ट्स, 10 सपोज 10 प्रोडक्ट चाहिए। ओके, 10 प्रोडक्ट चाहिए, बट आप क्या कर रहा है? वो सेल्स डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि मेरे को 10 प्रोडक्ट्स चाहिए, बट सेल्स डिपार्टमेंट आके बता रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि 5 प्रोडक्ट चाहिए। या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो वो क्या होता है? इनएडुकेट, पुअर और इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। ओके, आई होप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के एग्जांपल से आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है समझ आया होगा। वर्किंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन पावर स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब आपको रिपोर्ट करना था किसको और आप दूसरे किसी को रिपोर्ट कर रहे हो। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन में अलग ठीक नहीं है, तो वो हो जाएगा वर्किंग अगेंस्ट द पावर स्ट्रक्चर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। हम वो जो बैरियर्स आता है स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन में, उसको कैसे हम इवॉल्व, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे ओवरकम करेंगे। ओके, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रतीक्षा, वो आज हम करेंगे। मैंने एमसीक्यूज भी लाया है इसी रिलेटेड, तो आप एमसीक्यूज से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा वहां पे। तो एडॉप्टिंग ए क्लियर मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? क्लियर मॉडल, जो भी आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन को जो भी काम करना है उसको प्रॉपर मॉडल होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा का यहाँ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो टाटा को बनाना है टाटा नेक्सन। ओके, ये कार है टाटा का। तो वो क्या करेगा? नेक्सन बनाने के लिए वो प्रॉपर मॉडल यूज करेगा। प्रॉपर क्या टूल्स, इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, कितना रॉ मटेरियल्स चाहिए, कहाँ से वो लाएगा, कितना अमाउंट का लाएगा। ओके, वो सब क्या करेगा? प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा, और उसको उसी हिसाब से जो वो फॉर्मुलेट किया होगा उसी हिसाब से उसको इंप्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल टाटा नेक्सन बनाने के लिए फॉर इंस्टेंट मेरे को रॉ मटेरियल चाइना से चाहिए। ओके, तो वो क्या करेगा? ओके, आई हैव टू गो टू चाइना एंड ब्रिंग द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देयर। तो चाइना से लाके उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो वो हो जाता है क्लियर मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो प्रॉपर ब्लूप्रिंट होना चाहिए मेरे पास। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ चेंज इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ओके, आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आ रहा है तो आपके लिए प्रॉपर सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी होना चाहिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए आपके पास। ओके, तो वो जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा उसमें आप इवॉल्व कर पाओगे, चेंज, जो भी चेंजेस आएगा उसमें आप अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये कॉन्टीजेंसी बेस्ड होता है। कॉन्टीजेंसी बेस्ड मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो भी हम बनाएंगे स्ट्रेटेजी, वो होगा हमारा क्या? सिचुएशन बेस्ड। एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रेटेजीज। ओके, तो उसी में ही जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएगा वही होगा प्रॉपर एग्जीक्यूट कर पाएगा। ओके, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, देखिए इंटर रिलेशनशिप ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन क्या है। पहले मैंने अब जैसे आपको स्टेप बताया था कि पहले हम इंटेंट बनाते हैं। ओके, जैसे हम पहले इंटेंट बनाते हैं, इंटेंट के बाद देन विल गो फॉर फॉर्मुलेट, फॉर्मुलेशन के बाद जो भी हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किया है उसको फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे। मैंने बताया था आपको ये प्रोसेस, तो वही हो जाता है। पहले हम क्या करेंगे? स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेट करेंगे। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन मतलब यहाँ पे थॉट्स, आइडियाज,
क्या क्या मेरे को स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना है, कितना मेरे को कॉपीराइट्स, पैटेंट्स, कितना क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करूंगा, थॉट्स। दिस इज ऑल अबाउट आइडियाज। ओके, इंफॉर्मेशन, यहाँ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, जो भी मॉडल में मेरे को बनाना है। ओके, यहाँ पे मॉडल बनाऊंगा। तो आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ब्लूप्रिंट्स यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में हो जाएगा, थॉट्स। फिर मैं उसको एक्शन में लाऊंगा, एक्शन में मतलब यहाँ पे मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। ओके, जो भी मेरे को आइडियाज इंफॉर्मेशन आया है, मैं वो आइडियाज इंफॉर्मेशन को यूज करके अपना मॉडल या फिर अपना इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करूंगा। ओके, तो आई होप इंटर रिलेशनशिप ऑफ फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन आपको समझ आया होगा। पहले मैं थॉट्स, एक्शन, आइडिया, एक्शंस लाऊंगा, फिर वो एक्शंस को, सॉरी, पहले मैं थॉट्स आइडियाज जनरेट करूंगा, वो फिर जो थॉट्स आइडियाज मेरे को आया होगा उसको मैं प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब एक्शन लूंगा यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। ओके, ये वाला मेरा किसके बाद आएगा, इम्प्लीमेंटेशन से बाद आएगा। हम स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएट करेंगे यहाँ पे। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया है, एक्सिक्यूट किया है, उसका हम इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि वो प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाया था। ओके, जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बनाया था, विजन था, मिशन था, वो ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव जो भी हमने सेट किया था उसको हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवैल्यूएशन में हम उसका देखेंगे कि जो भी स्ट्रेटेजी हमने बनाया है वो इफेक्टिव वे में प्रोसेस में काम कर रहा है कि नहीं। ओके, ऑब्जेक्टिव को हमारा फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है देन वी विल गो इनटू द करेक्टिव एक्शन। यहाँ पे हम क्या लेंगे, रेमिडीज लेंगे। ओके, यहाँ पे हम रेमिडीज चेक करेंगे कि वो ठीक से हो रहा है कि नहीं। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो ये किस में आ जाता है, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में आ जाता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन क्या है, हम स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएट क्यों करते हैं। नीड फॉर फीडबैक, अप्रेजल एंड रिवॉर्ड। मतलब हम स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि क्या क्या फीडबैक वी नीडेड, और उसके हिसाब से हम अप्रेजल या फिर रिवार्ड करते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि आपको एम्प्लॉइज लोन का अप्रेजल होता है। तो अप्रेजल क्यों होता है, बिकॉज वहाँ पे हम उनको बताते हैं कि आपको फीडबैक देंगे वहाँ पे उनको, या फिर वो अगर अच्छा काम किए होंगे तो उनको हम रिवॉर्ड देंगे। तो दिस इज कॉल्ड अप्रेजल। ओके, चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो हमने जो भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किया है वो उसका कितना वैलिडिटी है, वो लॉन्ग टर्म हमने जो भी स्ट्रेटेजी बनाया है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके, तो वहां हम देखेंगे कि वो उसका वैलिडिटी कितना है। ओके, यहाँ पे हम वैलिड चेक करेंगे, वो वैलिड है कि नहीं जो भी स्ट्रेटेजी हमने बना रहे हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंस बिटवीन द डिसीजन एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमने डिसीजन लिया है यहाँ पे, ओके, वो हम सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उस दोनों के भी अंदर में रिलेशन है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशंस में हम क्या करते हैं, थॉट्स आइडियाज को हम लाते हैं यहाँ पे, और जो भी हमने थॉट्स और आइडियाज लाया है उसको हम क्या करते हैं, इंटेंडेड स्ट्रेटेजी में हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम वो देखते हैं कि डिसीजन और जो भी हमने इंटेंड स्ट्रेटेजी बनाया था वो मैचिंग करना चाहिए। ओके, क्रिएटिंग इनपुट फॉर न्यू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके, स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन करते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोसेस किया, वो प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया था और यहाँ पे एक आउटपुट आया। ओके, तो मैं ये चेक करूंगा कि मैंने यहाँ पे अगर अगर कुछ भी इनपुट दिया था उसी हिसाब से आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे जो मेरे को आउटपुट चाहिए था वो हिसाब से मैं आउटपुट नहीं पा रहा हूँ, देन अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू इनपुट दूंगा, न्यू इनपुट को दूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा। अगेन आउटपुट आई विल चेक कि वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं ठीक से। अगर ठीक से आ रहा है तो अगेन क्या करूंगा, मैं न्यू इनपुट उसको दे के और न्यू आउटपुट गेन करूंगा। ओके, आई होप क्रिएटिंग इनपुट फॉर न्यू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है हमारा। ओके, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट विद द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, देन वी विल फॉर्मुलेट इट, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, देन वी विल इवैल्यूएट। और ये हर स्टेप में हम कंट्रोल करेंगे, चेक करेंगे कि जो भी हमने स्ट्रेटेजिक इंटेंट बनाया है वो एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन नीड, एज पर द कस्टमर नीड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक इंटेंट में। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या होता है,
विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं यहाँ पे। ओके, विजन तो आपको पता होगा कि विजन क्या एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ अपने आप को देखती है, कहाँ पहुंचना चाहता है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है विजन। मिशन में ओके, मिशन में क्या होता है, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ इट्स सर्विस, वो हो जाता है क्या, मिशन स्टेटमेंट। और ऑब्जेक्टिव, वो जो भी हमने मिशन बनाया है वो उसको हमको एक प्रोसीजर वे में फॉलो करना है, तो वो हो जाता है हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव। क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसी तरह स्ट्रेटेजिक इंटेंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे उसके लिए हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हम इंटरनल एनालिसिस भी करते हैं, विद दैट ऑल्सो एक्सटर्नल एनालिसिस भी करते हैं। इंटरनल एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कितना है। ओके, और एक्सटर्नल एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे पास कितना अपॉर्चुनिटीज है, कितना थ्रेट्स है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए है फ्यूचर में, हम उसको क्या करके एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। जो भी थ्रेट्स है हमारे फ्यूचर में, हम उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे। वो हो जाता है हमारा क्या, स्वॉट एनालिसिस। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तो हम यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी मतलब क्या है, ये हमेशा टॉप लेवल लेते हैं। ओके, टॉप लेवल जो भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होगा ना, वो टॉप लेवल में ही हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड लेवल स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। फिर हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में भी बनाते हैं। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी क्या है जाता है, एसबीयूज। ओके, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था क्लास में, मान लीजिए ये एक मेरा है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये एक मेरा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या बनाएगी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी बनाएगी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। बट पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट एसबीयूज होते हैं। ओके, तो ये जो एसबीयूज होते हैं, एसबीयूज मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ओके, तो जो भी एसबीयूज का ये हो जाता है बिजनेस लेवल प्लान। ओके, बिजनेस लेवल प्लानिंग। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिया था टाटा का। ओके, तो टाटा क्या है, कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तो टाटा का जो भी डिसाइड होगा वो कॉर्पोरेट लेवल प्लानिंग होगा। उसके अंदर मान लीजिए टीसीएस है, ओके, टाटा मोटर्स है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब उसके बिजनेस यूनिट्स आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा तो वो हो जाता है क्या, बिजनेस यूनिट लेवल प्लानिंग हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाते हैं। ओके, फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर दिया हम। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट के बाद जो भी हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किया उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एक्शन लेंगे उसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट होगा, उसमें प्रोसीजर होगा, यहाँ पे हम रिसोर्स को एलोकेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, हम एनालिसिस एंड असेसमेंट करेंगे कि जो भी हमने एग्जीक्यूट किया वो प्रॉपर वे में, प्लानिंग जो हमने किया था उसी हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ओके, उसके लिए हम एनालिसिस एंड असेसमेंट करेंगे। फिर सब प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी कंट्रोल करते हैं। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, फीडबैक भी बोल सकते हैं। फिर हम यहाँ से फीडबैक लेंगे, देखेंगे कि हमारा जो भी इंटेंट था, विजन था, ऑब्जेक्टिव था, उसी हिसाब से हमारा काम हो रहा है। अगर उसी हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, काम हो रहा है, देन वी कैन से दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अगर काम नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस इन ईच स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, ओके, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। सो लेट्स डू सम एमसीक्यूज। ओके, एमसीक्यूज के थ्रू भी और भी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। राजेश्वरी बोल रहे हैं, सॉरी सर आज मैं बहुत लेट हुई। ओके, कोई बात नहीं है राजेश्वरी, आप और एक बार इसको पीछे जाके और एक बार प्ले कर सकते हैं इसको। रूसी पूछ रहे हैं सर, इंटरनल एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनालिसिस में कितना डिफरेंस है। देखिए, इंटरनल एनालिसिस जो होता है वो होता है हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। मतलब देखिए, इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है खुद के अंदर। ओके, हम भी खुद के अंदर भी इंटरनल एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। ओके, वो हो जाता है इंटरनल एनालिसिस। तो इसी हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनल एनालिसिस करती है, अपने आप के अंदर देखती है उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा है। ओके, जो भी इक्विपमेंट्स वो यूज कर रही, इक्विपमेंट यूज हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर इन द राइट वे और नॉट। ओके, और उसी हिसाब से एक्सटर्नल एनालिसिस क्या हो जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस में हम मैक्रो फैक्टर के देखते हैं। मैक्रो फैक्टर मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहरी फैक्टर जो जो इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे बाहरी फैक्टर क्या है,
बाहरी फैक्टर जैसे हो जाता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, ओके। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जा रहा है और इंस्टेंट गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, तो जो गवर्नमेंट चेंज हो रहा है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना इंपैक्ट डाल रहा है, ओके। इकोनॉमिक फैक्टर जैसे हो जाता है, जैसे आपका अभी इन्फ्लेशन है या फिर कभी रिसेशन आ जाता है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाता है, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे डालता है एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट। उसी हिसाब से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तो टेक्नोलॉजी के साथ भी आपको चेंज करना पड़ता है, ओके। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, पहले जो भी हम कार यूज करते थे, मतलब अभी भी कर रहे हैं, मतलब अभी क्या कर रहे हैं, फ्यूल बेस्ड यूज कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल बेस्ड यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वो क्या हो जा रहा है, ई व्हीकल्स आ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज्यादा एडॉप्ट होना स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो वो क्या हो जा रहा है, वो बाहरी फैक्टर इंपैक्ट डाल रहा है, ओके। तो वो हो जाता है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एनालिसिस, ओके। सो सूर्या बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, सॉरी फॉर बीइंग लेट इंटरनेट यूज। कोई बात नहीं है सूर्या, आप रिकॉर्डेड भी इसको देख सकते हैं, ओके। आई होप रूसी आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, ओके। सूर्य आप इसको प्ले बाद में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में आप प्ले बैक भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। चलिए हम आप कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो जैसे एमसीक्यूज में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए नॉट पूछा है, नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ओके। यहाँ पे एक सिवाय एक के बाकी सब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, तो वो जो एक है आप उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, क्लोजर हो गया, एक्विजिशन हो गया, डाइवेस्टमेंट हो गया, ओके। बाकी तीन है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी और एक है जो कि नहीं है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में आता है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा उसमें से नहीं आता है, ओके। जल्दी 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। सब दीजिए आंसर, जल्दी जल्दी सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर्षद बता रहे हैं ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके। बताइए जल्दी जल्दी, दिशा बता रहे हैं बी क्लोजर, सूर्य बता रहे हैं ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके। ये सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। रूसी बता रहे हैं डी डाइवेस्टमेंट, ओके। तो प्रतीक्षा बता रहे हैं सी, ओके। सब बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए क्या होगा इसका आंसर। ओके चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बाकी सब देखिए क्लोजर, एक्विजिशन और डाइवेस्टमेंट ये सब हो जाता है आपके कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, ओके। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ओके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कंपनीज एबिलिटी टू आउटफॉर्म राइवल्स ड्यू टू यूनिक हाई डिमांड और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट। मैंने आपको एक प्रीवियस सेशन में बताया था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे गेन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आइदर वी कैन क्रिएट एन यूनिक प्रोडक्ट, ओके, एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स, हम अपना प्रोडक्ट यूनिक बना सकते हैं या फिर लो कॉस्ट में बेच सकते हैं, मतलब अगर कम दाम में हम बेचते हैं तो कॉम्पिटिटर हमको कॉम्पीट नहीं कर पाएगी, या फिर हम अपना प्रोडक्ट को यूनिक बना दें। यूनिक कैसे बना सकते हैं, अपना क्वालिटी बढ़ा देंगे, ओके। क्वालिटी बढ़ा देंगे तो उसमें कुछ फीचर्स ऐड कर लेंगे जिस जो कि कॉम्पिटिटर के पास नहीं होगा और आपका कस्टमर्स आपके प्रति अट्रैक्ट होगा, ओके। तो क्लोजर एक्विजिशन, क्लोजर मतलब ये क्या, कॉर्पोरेट लेवल डिसीजन लेगी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करना है कि आगे चलाना है, ओके। तो वो कौन डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट हेड्स डिसाइड करेंगे। एक्विजिशन, आपको क्यों कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करना है, एक्विजिशन, मर्जर, एक्विजिशन, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो भी कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करेगा। डाइवेस्टमेंट, आपको डाइवेस्ट करना है, आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके, वो प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो सो व्हाट यू विल डू, यू विल डाइवेस्ट इट, यू विल उसको आप बंद कर दोगे, डाइवेस्ट कर दोगे, ओके। तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज डिफरेंट वन। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं, डैश रेफर्स टू द पर्पस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव। क्या है एक पर्पस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अचीव करना चाहता है, क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्या हम स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, विजन मिशन होता है, क्या हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशंस में हम डिसाइड करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, या फिर स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं
या फिर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। ओके, जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के सब आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। साक्षी बता रहे हैं सी, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढिए, देखिए अचीव, स्ट्राइव टू अचीव, ये वाला कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड है स्ट्राइव टू अचीव। सत्यजीत बता रहे हैं ए। ओके, सूर्य बता रहे हैं सी, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। ओके, सब दीजिए जल्दी जल्दी आंसर, क्या होगा इसका आंसर। फिर रूसी बता रहे हैं बी, स्ट्राइव टू अचीव मतलब यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, विजन सेट करते हैं, हमारा अपना मिशन स्टेटमेंट सेट करते हैं। ये बोला कहाँ पे हम करते हैं। ओके, जॉन बता रहे हैं ए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट, बिकॉज इंटेंट में ही हम अपना विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटेंट मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया है, रेफर टू द पर्पस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू अचीव। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ही हम डिसाइड करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कैन बी अंडरस्टूड एज द फिलोसफिकल बेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो जो भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेटेजिक इंटेंट से ही स्टार्ट करते हैं। बिकॉज देखिए, हम जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़े थे उसमें हमने पहले क्या डिसाइड पढ़े थे, स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़े थे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़े, उसके बाद हमने जो भी इंटेंट में हमने ऑब्जेक्टिव, गोल, मिशन डिसाइड किया, उसको हम उसके बाद फॉर्मुलेट किए। फॉर्मुलेट करने के बाद फिर इंप्लीमेंट किए, देन वी विल गो फॉर इवैल्यूएशन। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है फिलोसफिकल बेस ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इट इंप्लाइज द पर्पस विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर्स ऑफ अचीव। क्या पर्पस है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है लॉन्ग टर्म में, वो एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट में रहता है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ द मींस व्हिच विल लीड द ऑर्गेनाइजेशन रीच द विजन इन द लॉन्ग रन। तो यहीं से स्ट्रेटेजिक इंटेंट में ही डिसाइड होता है कि एक लॉन्ग रन में एक ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक पहुंचना है, क्या अचीव करना है। ओके, आई होप स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है आपको समझ आ गया होगा। जॉन बोल रहे मेरा आंसर सही आया। हाँ जॉन, आपका आंसर सही आया था। सत्यजीत का भी आंसर ए आया है, सही था। ओके, आई होप स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या है आपको समझ आ गया होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। डैक्स स्ट्रेटेजी में रिक्वायर्स ए फर्म टू रीडिफाइन इट्स बिजनेस एंड मे इन्वॉल्व डाइवेस्टमेंट ऑफ ए मेजर प्रोडक्ट लाइन और एन एचबीयू, abandon some मार्केट और रिड्यूस इट्स फंक्शन। इसमें होता है एक्सपांशन स्ट्रेटेजी, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी या फिर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ओके, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमेशा क्वेश्चन में आप कीवर्ड ढूंढने का कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। सूर्य बता रहे हैं सी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ओके, तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। प्रतीक बता रहे हैं बी, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटेजी। ओके, ओके, सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। दूसरी बता रहे हैं ए, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। ओके, देखिए यहाँ पे कीवर्ड है डाइवेस्टमेंट, यहाँ पे और एक कीवर्ड है रीडिफाइन, रीडिफाइन इट बिजनेस एंड मैं इन्वॉल्व डाइवेस्टमेंट।
उसमें क्या होता है, डाइवेस्ट करता है अपना मेजर प्रोडक्ट लाइन जो भी एसबीयू से उसको डाइवेस्ट करता है, तो उसको कौन सा स्ट्रेटेजी हम बोलते हैं। तो हर्षद बता रहे हैं सी, प्रतीक्षा भी बता रहे हैं सी। ओके, साक्षी बता रहे हैं ए, एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। क्या हम डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक्सपांशन के लिए यूज करते हैं? क्या करते हैं हम, डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हम एक्सपांड के लिए यूज करते हैं। डाइवेस्टमेंट क्यों करते हैं, रीजन क्या है डाइवेस्ट करने का, मेन रीजन क्या है, उसको कौन सा स्ट्रेटेजी बोलते हैं। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी आंसर नहीं होगा आपका, बी सी डी से बताइए क्या होगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, रीडिफाइन इट बिजनेस, मैंने आपको यहाँ पर बताया, रीडिफाइन करता है बिजनेस। डाइवेस्टमेंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट लाइन और एसबीयू, यहाँ पे क्या होगा, हम डाइवेस्ट कर देंगे, मतलब रिट्रेंच कर देंगे अपना जो जो भी एसबीयू, जो भी प्रोडक्ट लाइन हमको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डाइवेस्ट कर देंगे। Abandon some market to reduce its functions. Okay, the retrenchment strategy is adopted when an organization aims at reducing its one or more business operations. Okay, with the view to cost expansions. हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना कॉस्ट जो भी इनकर हो रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट उस प्रोडक्ट से हमको कोई भी प्रॉफिट इनकर नहीं हो रहा है, बट कॉस्ट बहुत इनकर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको डाइवेस्ट कर देंगे। ओके, रिट्रेंच कर देंगे एट रीच टू मोर स्टेबल फाइनेंशियल पोजिशन, जिससे हमारा फाइनेंशियल पोजिशन स्टेबल हो सके। ओके, आई होप रिट्रेटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है आपको समझ आ गया होगा। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी हम तब यूज करते हैं जब हमको इन्वेस्ट करना है, जब हमको देख रहे हैं कि ये मार्केट से हमको ज्यादा प्रॉफिट इनकर होगा इन द लॉन्ग टर्म, इन द फ्यूचर, तब हम एक्सपांड करेंगे। ओके, और रिट्रेसमेंट उसका ऑपोजिट हो जाता है। और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी मतलब यहाँ पे हम कंबाइन करके चलेंगे। ओके, और स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी मतलब हमको यहाँ पे स्टेबल रहना है, हमको ना ही एक्सपांड करना है, ना ही जो मार्केट में हम वो एग्जिस्टिंग मार्केट में हम रहेंगे। ओके, साक्षी बोल रहे हैं ये क्वेश्चन हार्ड था। साक्षी देखिए, आपको हमेशा क्वेश्चंस में आपको कीवर्ड ढूंढना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या बोलता है, डाइवेस्टमेंट ऑफ ए मेजर प्रोडक्ट लाइन, तो आप यहाँ पे डाइवेस्ट कर दे रहे हैं। डाइवेस्टमेंट का ही एक सिनोनिम्स है आपका रिट्रेचमेंट। ओके, आपको यहाँ पे सिनोनिम्स वर्ड के साथ खेलना था। तो रिट्रेचमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट में आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं इनकर हो रहा है, बट आप लॉसेस खा रहे हैं, कॉस्ट इनकर हो रहे हैं, तो इट्स बेटर टू डाइवेस्ट इट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। Dash strategy is often considered as an entrepreneurial strategy. Okay, entrepreneurial strategy where the firm develops and introduces a new product and market or penetrates market to build a share. Okay, expansion strategy, retracement strategy, combination strategy या फिर stability strategy. Okay, okay, 1 मिनट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसका आंसर। फोर का सी बता रहे हैं साक्षी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारा मार्केट में शेयर बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े। हम एक ऐसा प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट को कस्टमर यूज करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिशियल होगा, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर इंक्रीज होगा। तो उसको कौन सा स्ट्रेटेजी बोलते हैं। देखिए, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी तो नहीं होगा। ओके, ए सी डी से आपको आंसर ढूंढना है। दिशा बता रहे हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। ओके, प्रतीक्षा बता रहे हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। ओके, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। क्यों, बिकॉज वी आर इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट और पेनिट्रेट मार्केट टू बिल्ड मार्केट शेयर, या फिर हम एक
मार्केट है, एक मार्केट है, उसमें हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, तो उसको हम एक्सपांशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी क्या होता है? डेवलप एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट मार्केट और पेनिट्रेट मार्केट टू बिल्ड शेयर। तो हमको यहाँ पे मार्केट शेयर को इंक्रीज करना होता है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज। सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज क्या होगा? क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर, क्या हम अगर वैल्यू अच्छा वैल्यू देंगे कस्टमर तब हम अच्छा सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज कहलाएंगे, या फिर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द की सक्सेस फैक्टर्स, या फिर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसका आंसर बताइए, 5 का क्या होगा आंसर? हर्षद बोल रहे हैं 5 का ए, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर। ओके, बाकी सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। सत्यजीत बोल रहे हैं 5 का डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, 5 का डी बोल, दिशा बोलता रहे ए, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल ऑफ द अबव। सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर, अगर हम एक कस्टमर को अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तब हम बोल सकते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी सही से हुआ है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द की सक्सेस फैक्टर्स, हम जो भी की सक्सेस फैक्टर्स है, जो जिसको हमको पता है कि ये फैक्टर्स को हम यूज करेंगे तो हमको सक्सेस मिलेगा, तो हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, देन वी कैन ऑल्सो से दैट वी आर गुड एट आवर स्ट्रेटेजीज। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट, स्ट्रेटेजिक फिट मतलब जो भी हमने स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेट किया था वो उसी हिसाब से इंप्लीमेंट हो रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है, देन वी कैन से दैट वी आर एट स्ट्रेटेजिक फिट। ओके, तो जो भी हमने स्ट्रेटेजी बनाया था और कस्टमर को उसी हिसाब से ही प्रोडक्ट हम दे पा रहे हैं, देन वी कैन से दैट वी आर स्ट्रेटेजिक फिट। ओके, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर्स, exploitation of the key success factors, and creating and maintaining strategic fit are associated with structure successful strategies. Okay, तो ये 3 आपको याद रखना पड़ेगा कि हम सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज कब कहलाएंगे। ओके, तो आज के लिए एमसीक्यूज इतना था। देखिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं हम, लेट मी यूज द रेड वन। देखिए एक स्पेशल ऑफर है, आप क्या कर सकते हैं, हमारा ऐप को जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऐप में हमारा जाके आप मैनेजमेंट का 5 एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि हमारा कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है। ओके, और वो क्वेश्चन सब आपके एमसीक्यूज रिलेटेड है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड है। ओके, और जो कि फ्री में आपको मिलेगा, फ्री, इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू विथ फ्री। ओके, सो डेफिनेटली यू शुड गो टू द ऐप and install it and give the free mocks there. Okay, and the last one is that we are launching an exclusively online courses for you for UGC Net management. Okay, from February 14 we are going to start our batch course from February 14, that will include both paper 1 and paper 2. Okay, we will be providing you both paper 1 and paper 2 course there, जिसमें हम आपको 300 plus hours live lectures provide करेंगे, that will include live one. Okay, plus recorded also we will be providing you. If in case you are not, आप नहीं ले पा रहे हो लाइव क्लासेस, देन यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वन ऑल्सो। ओके, और उसके साथ हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज रहेगा। ओके, देयर विल बी कॉन्टेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट विल बी देयर एंड 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट विल बी देयर, जो कि यूजीसी पैटर्न में रहेगा। यूजीसी पैटर्न या फिर आप कोई भी सेट एग्जाम दे रहे हो तो 5 फुल मॉक लेंथ टेस्ट रहेगा रिलेटेड टू दैट एग्जाम ओनली। So duration will be for 6 months. Okay, we have set the duration for 6 months because I think the 6 month is enough to crack any competitive exam. Okay, so 6 months is enough, and the price range will be only 9,000 rupees. Okay, if you avail our discount, 20% discount, if you avail, then the price range will be only 9,000. Okay, and for more information you can also contact to this number also, or you can also visit the www.ifsonline.com. Okay, and for more information you can also get the link in the description below. Okay,
So that's all for today. Thank you and have a nice day and enjoy your day.